नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आप आ गए हैं इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है इस पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे। आपको बायोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेल को। सेल का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेल के बारे में बात करेंगे हम। एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है और दूसरा पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पिछली क्लास हुई थी दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि किस तरीके से आपके सेल में यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें समझनी है। तो मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, और मैंने आपको बताया था सेल थियरी किसने दिया था। इन सभी चीज़ों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देते रहिए क्योंकि आपका ऐसे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सी दो मेजर डिफरेंसेस हैं, टू मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये था दोस्तों। हमने एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में भी आपको बता दिया था कि एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक जो होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे केंद्रक वाले भाग से ही शुरुआत करते हैं कि सेल में एक सेल है नॉर्मल, अगर उसमें एक न्यूक्लियस है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद और उनका काम क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका है, ये न्यूक्लियस का है, यानी कि ये केंद्रक का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर केंद्रक बिल्कुल मध्य में होता है और उसके बाहर एक पतला सा लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि हम उसे कहते हैं केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाली एक झिल्ली। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद सेंटर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसके जैसा कि आपको यहाँ पे जालनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा आपको जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मौजूद होता है दोस्तों। ये जो जालनुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। ठीक है, क्रोमैटिन का इसको नाम दिया जाता है। क्रोमैटिन कहने का मतलब क्या हो गया, क्रोमैटिन कहने का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम के धागे जो आपस में उलझे हुए हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे क्रोमैटिन कहाँ होता है तो आप याद रखिएगा क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, और गुणसूत्र का धागा जो आपस में उलझा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, क्रोमैटिन कहलाता है। अब दोस्तों यदि आप इस क्रोमैटिन को और भी ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो इसमें से आपको क्या निकलेगा, गुणसूत्र निकल करके आएंगे, बहुत सारे गुणसूत्र आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं तो दोस्तों आप वो भी याद रखेंगे, गुणसूत्र बना होता है डीएनए का प्लस हिस्टोन प्रोटीन का गुणसूत्र बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिल करके, हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये दोनों मिल करके गुणसूत्र का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का काम हमारे शरीर में क्या है दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है वो हमारे माता पिता से जितने भी गुण होते हैं उनको लेकर के आता है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं हमारे पूर्वजों में और हमारे माता पिता में उनको हमारे तक पहुंचाता है। और उसके इस काम में कौन मदद करता है, उसके इस काम में डीएनए मदद करता है। डीएनए का कौन सा भाग ये सारी चीज़ें करेगा तो दोस्तों अगर आप डीएनए का एक बड़ा सेगमेंट देखते हैं तो उसमें आपको जीन दिखाई देते हैं। ठीक है, और जीन ही सारे आनुवांशिक लक्षणों को ढो करके लाने का काम करता है। ठीक है, हमेशा आप अपने दिमाग में याद रख लीजिएगा कि अगर आपको पूछता है कि यूनिट क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, तो आप किसका नाम लेंगे, आप नाम लेंगे जीन का। आपसे कोई पूछेगा जीन किस में पाया जाता है तो आप बोलेंगे डीएनए में बहुत सारे खंड होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए किस में पाया जाता है तो आप कहेंगे क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से और स्ट्रक्चर हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे सेल में। ठीक है, हमारे कोशिका में यानी एनिमल सेल को अगर हम लोग खासा फोकस करते हैं तो कौन कौन से और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कार। ठीक है, और आपने एक स्ट्रक्चर का नाम और सुना होगा जिसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम का उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों राइबोसोम एक ऐसा अंग होता है कोशिका में जिसका काम होता है प्रोटीन बना करके आगे छोड़ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं
राइबोसोम बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखिए ये बनाया और इसको आगे की ओर छोड़ दिया। अब ये किसके पास जा रहा है? गोल्गी बॉडी के पास जा रहा है। ये देखिए गोल्गी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रोटीन बने, वो प्रोटीन कहाँ जा रहे हैं? गोल्गी बॉडी के पास जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे प्रोटीन कहाँ बनता है तो आप कहेंगे राइबोसोम पे बनता है, ठीक है। कौन उस प्रोटीन को ले करके आगे पहुंचाने का काम करता है? तो उस प्रोटीन को लेना, उसमें पैकेजिंग करना और शॉर्टिंग करना, यानी कि जितने प्रोटीन काम के हैं उनको अलग अलग काम के हिसाब से सेपरेट करना, ये काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी का होता है, ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी या गोल्गी का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस का नाम देते हैं, क्योंकि जैसे ट्रैफिक पुलिस हम लोग को सेपरेट करता है वैसे ये भी क्या कर रहा है? प्रोटीन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात आपको दोस्तों यहाँ पे क्या याद रखनी है? मैंने आपको ये तो बोल दिया कि राइबोसोम से प्रोटीन बन रहे हैं, पर दोस्तों एक अंतर आता है। अगर राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का क्या मतलब है? मतलब है कि एक अंतःप्रद्रवी जालिका नाम का भी स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो फोल्डिंग्स हैं जो आपको दिख रही हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे प्रोटीन राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा, यानी कि वसा बनाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास इसका स्ट्रक्चर शायद है, हाँ देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। अब जैसे कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पिंक कलर का सरफेस है ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस पे जो आपको दाने दाने आकार का दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसको आप कहते हैं कि ये राइबोसोम है। अब क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से शायद आपको, ठीक है। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे कि आप ये वाला सरफेस देख रहे हैं, ये एकदम क्लीन है, जहाँ पे राइबोसोम नहीं जुड़ा है, तो ये क्या करेगी? ये लिपिड का निर्माण करेगी, यानी कि ये वसा का, या आप कह सकते हैं हाँ फैट का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। अब दोस्तों जिस पे राइबोसोम नहीं जुड़ा है आप देख पा रहे हैं ये कितना चिकना है ना? चिकना है ना? तो अगर इस पे राइबोसोम नहीं जुड़ा है तो ये चिकना दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? RER। हम इसे नाम देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम इसे कहते हैं कणिकामयी अंतःप्रद्रवी जालिका का हम लोग इसको नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कणिकामयी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी माफ करिएगा मैंने उल्टा बोल दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको स्मूथ कहेंगे ना, कणिकामयी थोड़ी कहेंगे, SER इसको कहेंगे हम लोग। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका। सपाट है, स्मूथ है, राइबोसोम नहीं जुड़ा है तो इसको SER कहते हैं। और इसको हम लोग जहाँ पे राइबोसोम जुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है RER, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कणिकामयी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेस है जहाँ पे राइबोसोम अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? RER, क्योंकि जब आप उसको छुएंगे तो रफ लगेगा। जिस पे राइबोसोम नहीं जुड़ा है उसको आप बोलेंगे SER, क्योंकि वो स्मूथ लगेगा, ठीक है। तो ये आपका दो अलग अलग काम है, इनका दो अलग अलग सेपरेट वर्क भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आप जानते होंगे, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि ये, इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों हम लोग इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुवे ने इसकी खोज की है, ठीक है। डी डुवे ने इसकी खोज की है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? आपकी कोशिका में जितना भी वेस्ट रहेगा उसको ये पचा देते हैं, ठीक है। कैसे पचाएंगे? लाइसोसोम के पास कुछ एंजाइम होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या करेंगे? अपने अंदर सारे वेस्ट को इकट्ठा कर लेंगे और उनको पचा लेते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? वेस्ट को पचाना, ठीक। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को दो नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं हम लोग उसको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का डाइजेस्टिव बैग इसको कहा जाता है, पाचक बैग इसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। और दूसरी बात, इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जब इसको लगता है कि अब इसने वेस्ट बहुत ज़्यादा जुटा लिया है तो ये अपने आप फट जाते हैं ताकि सेल को कोई हानि ना हो। तो ये फट जाते हैं
और ख़त्म अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में आपको ध्यान से देखनी थी। ठीक है, क्लियर है आपको लाइसोसोम के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको नाम देते हैं कि ये ऊर्जा घर है। पर ये ऊर्जा घर क्यों है दोस्तों? ये ऊर्जा घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को की खोज दोस्तों सबसे पहले अल्टमान ने की थी, और इसका जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसकी खोज की थी अल्टमान ने, और नाम इसका दिया गया है बेंडा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हैं बार बार हाईलाइट किया जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन। बाहरी स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, यानी कि अंदरूनी भाग। ठीक है, फिर से आप देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, बीच में जो लिक्विड है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, उंगली जैसी संरचना इसमें आपको देखने को मिल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी क्या करेगी, यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे शरीर में हमें ऊर्जा देगा। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो इसी क्रिस्टी वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेजर आपका वर्क है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैक्यूल। हालांकि इसमें वैक्यूल में आपको बता दूं मैं कि प्लांट सेल में यानी कि पौधे के कोशिका में वैक्यूल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, उसका काम होता है वो जितना भी ऑयल रहेगा उसको स्टोर करके रखेंगे, उसके अलावा जितना भी मिनरल रहेगा उसको स्टोर करके रखेंगे, और उसके अलावा वैक्यूल में मान लीजिए वैक्यूल इस तरीके से है तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। ये टोनोप्लास्ट किस में मदद करता है? ये फलों को पकने में मदद करेगा, फलों को पकने में ये मदद करते हैं। टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जा रहा है? रिक्तिका के आसपास पाई जाने वाली थैली है। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों आपको। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज़ ये हमने देख ली, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसमें डिफरेंस भी देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बचा हुआ है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये एक नॉर्मल आप स्ट्रक्चर एनिमल सेल का देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया जगह जगह पे दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस को अलग से दिखाया गया है, केंद्रक को अलग से दिखाया गया है। केंद्रक के बाहर मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि हम इसे बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली। अंदर जो धागा है उसे आपने क्या कहा? क्रोमैटिन। ठीक है, और क्रोमैटिन में ही आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। ठीक है, और इसमें मैंने आपको गोल्गी बॉडी के बारे में भी बता दिया। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? जितना भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा उसको ये पैक करके शॉर्ट करेंगे। कैम्लियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इतना क्लियर है आपको। और अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन कहाँ बनता है तो आप बोलेंगे RER में बनता है, यानी कि आप बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनता है। ठीक है, यानी कि कणिकामयी अंतःप्रद्रव्य जालिका में बनता है। अगर आपको कोई पूछ देता है SER में क्या बनता है तो आप बोलेंगे सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ क्या बनता है? आपका फैट बनता है। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा? लिपिड का फॉर्मेशन या फैट का फॉर्मेशन होता है। जो लिक्विड आपको इस सेल के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो लिक्विड आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? और इसमें आपका क्या बच गया? माइटोकॉन्ड्रिया बच गया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। एटीपी कहाँ बनता है? तो क्रिस्टी नाम का एक स्ट्रक्चर है, वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक शॉर्ट में चीजें बताई हैं। लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है दोस्तों। ये जो वाले जो पार्टिकल्स हैं ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसकी वजह से जितना भी प्रोटीन है यानी कि जो वेस्ट के फॉर्म में कोशिका से निकला है उसको ये पचा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे उसके बारे में हमने देख लिया, कोशिकांग के बारे में हमने देख लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे।
और इसका थर्ड पार्ट हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का और बाकी जितने भी डिफरेंसेस हैं सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।